क्या पुतिन ने इस समय में जाकर जनरल हसनैन जो लड़ाई है उसे और एस्केलेट किया है, बढ़ावा दिया है, या यूक्रेन को इस सपोर्ट की जरूरत थी इस समय? देखिए, जहां तक मेरा सवाल है, मैं जनरल शर्मा से बिल्कुल सहमत हूं जो उन्होंने बातें कही हैं। मैं समझता हूं कि प्रेसिडेंट पुतिन ने जो अभी बात की, खास तौर पे वो एक काउंटर करने की कोशिश की है, क्योंकि जमीन पे देखा जा रहा है कि एक स्टेलमेट सा बना हुआ है इस वक्त, और इस स्टेलमेट को, इससे अगर आगे बढ़ना है रूस को, तो इससे उनको कुछ ना कुछ इजाफा, कुछ ना कुछ आगे बढ़ना ही पड़ेगा। मैं समझता हूं कि रूस के लिए जो ये सवाल आखिरी जो जनरल शर्मा ने खास तौर पर रेज किया था कि ये एरियाज जो उन्होंने कैप्चर किया है, क्या इससे हटेंगे क्या ये? देखिए, ब्लैक सी जहां तक है, ये रूस के लिए एक बहुत ही अहम चीज है, क्योंकि रूस का अगर आप देखें तो वार्म वाटर्स में कहीं पर भी एक्सेस नहीं है। पैसिफिक ओशन में है या आर्कटिक की तरफ है। ये जो इलाका है मेडिटेरेनियन का, जिसके ऊपर कंट्रोल एक बड़े पावर का होना चाहिए, अगर वो चाहता है कि दुनिया के अंदर वो उसकी कुछ ना कुछ अहमियत बनी रहे, तो ये इलाका बहुत जरूरी है। और इसलिए ओडेसा, क्राइमिया और ये इलाके रूस नहीं छोड़ेगा किसी हालत में। प्रेसिडेंट पुतिन इस वक्त कोशिश कर रहे हैं एक मैसेज देने का दुनिया को कि उनकी फोर्सेस जो हैं इस वक्त ऑलमोस्ट ऑन द पॉइंट ऑफ सक्सेस बैठी हैं इस वक्त, मगर इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के जरिए मैं समझता हूं कि ये इसमें इतनी सच्चाई नहीं है, क्योंकि उस तरफ से भी, नेटो के तरफ से भी, अमेरिका के तरफ से भी इजाफा हो रहा है, सपोर्ट मिल रही है। म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के अंदर जितनी बातें हुई हैं अभी, उससे तो क्लैरिटी हो गई है कि ये लड़ाई चलती रहेगी। मैं समझता हूं इसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी, क्योंकि रिसोर्स क्रंच आएगा। जैसे बिल्कुल सही कहा जन शर्मा ने, डेमोग्राफिक्स, रशिया की डेमोग्राफिक्स ही ऐसी है कि वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता कि ये लड़ाई लड़ते रहे फ्रॉम अ डेमोग्राफिक एंगल। ये एक देश है जिसकी पॉपुलेशन कम होती जा रही है, अभी 144 मिलियन है, और ये अगले 10 साल में 134 मिलियन हो जाएगी। तो ऐसा देश है जिसके अंदर मैन पावर नहीं प्रोड्यूस हो पा रहा है, तो ये कहां तक लड़ाई लड़ेंगे इस तरह से? तो और उस तरफ से नेटो की तरफ से भी ऐसी बात तो नहीं है कि जीत उनके सामने है इस वक्त, तो ये एक स्टेलमेट है। और कब तक ये लड़ाई लड़ी जाएगी, जो सवाल सब लोग पूछ रहे हैं आजकल, मैं समझता हूं ये तो हद तक चल सकती है, बस इसकी इंटेंसिटी बदलती जाएगी। और अगर आप आखिरी में देखें कि रूस ने 2014 से लेकर 2022 तक एक हाइब्रिड वॉर लड़ी, डोनबास के इलाके में, क्राइमिया के इलाके में, उस तरह की हाइब्रिड वॉर तो चलती जा सकती है अभी तक। हमारे साथ मॉस्को से रामेश्वर सिंह जुड़ रहे हैं, जो कि एक पत्रकार हैं, और साथ में कुलदीप कुमार, जो कि यूक्रेन में इस समय मौजूद हैं। कुलदीप जी और रामेश्वर जी, मैं आपके पास आती हूँ, लेकिन जनरल मेस्टन, आपने भारत के जो कॉन्फ्लिक्ट जोन है वहां पर बहुत समय तक सर्व किया है, चाहे पाकिस्तान से लगता बॉर्डर हो, चीन से लगता हो बॉर्डर हो, यूनाइटेड नेशंस के साथ आपने सर्व किया। आपकी समझ इस समय क्या कह रही है इस स्थिति के बारे में? क्या यूक्रेनियंस, जो कि 1 साल से अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर भी जो लोग हुए हैं, या फिर जहां के पुरुष तो हैं, जो जहां की महिलाएं, बच्चे बाहर जाने पर मजबूर हुए हैं, क्या इसका कोई अंत है इस समय? श्वेता, जहां तक फेलो पैनलिस्ट ने भी बोला है, अंत एक्चुअली आज की तारीख में कोई नहीं बोल सकता है, ना प्रेसिडेंट पुतिन, ना प्रेसिडेंट बाइडेन और ना जेलेंस्की। वो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, ये लड़ाई का होगा क्या? मेरे को लगता है, और मैं जनरल अता हसनैन से भी और जनरल शर्मा से भी बिल्कुल सहमत हूँ। देखिए, जितना इलाका कैप्चर कर लिया है, उसको अभी बखमुत की लड़ाई के बाद, जिस दिन बखमुत कैप्चर हो जाता है, वो एक काफ़ी बड़ी विक्ट्री होगी पुतिन के लिए। और उसके बाद जो नाइपर रिवर है, जो खासकर ज़ेफोरिजिया का इलाका है और नीचे खेरसों का है, और क्रीमिया तो इनके हाथ में है, और ऊपर का फिर वो नाइपर रिवर तो लेफ्ट को चली जाती है, लेकिन ये जो डॉनबास के इलाके हैं, मेरे को लगता है कि उनका स्टेटेड एम रहेगा इसको बिल्कुल ले लेना, और इसके ऊपर कोई नेगोशिएशन नहीं होगा, क्योंकि रेफरेंडम भी हो चुका है। अब वेस्ट क्या करेगा और जेलेंस्की क्या करेगा? जेलेंस्की का स्टेटमेंट भी बहुत क्लियर है कि हम पूरी टेरिटरी को लिबरेट करेंगे, शामिल क्रीमिया। क्या वो पॉसिबल है? रूस को लग रहा है कि वो, क्योंकि अभी क्रीमिया में भी वो डिफेंसेस बना रहे हैं, लेकिन पॉसिबिलिटी, उसकी संभावना बहुत कम हो जाती है, क्योंकि अभी एम्यूनिशन की कमी है।
हथियार जरूर हो सकते हैं, लेकिन एम्यूनिशन बहुत जरूरी है। इंटेंस फायरिंग ऑफ एम्यूनिशन हो रहा है दोनों साइड से, दोनों को ये प्रॉब्लम है। मैन पावर बहुत डिप्लीट होता जा रहा है। यूक्रेन का एक स्टेज आने वाला है कि उनका मैन पावर बिल्कुल डिप्लीटेड हो जाएगी, और अगर एक और एक्सेस खोल जाए, मुश्किल है, बेलारूस के जरिए टूवर्ड्स कीव जो पहले हुआ था, तो इनके रिसोर्सेज बिल्कुल डाइवर्सिफाइड हो जाएंगे और बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मेरे को लगता है जेलेंस्की का भी इरादा होगा इसी लाइन को कंसोलिडेट करें, मतलब यहाँ पर बैटल फर्दर वेस्टवर्ड ना जाए और ओडेसा वगैरह से नई कैप्चर करना पड़ेंगे, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ा इश्यू हो जाएगा कैप्चर करने के लिए। तो ये जो लाइन बन जाएगी नाइपर रिवर के ईस्ट में, और जैसे इन्होंने बोला है जनरल साहब ने, ब्लैक सी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और मेडिटेरियन में भी अभी इन्होंने एक पोर्ट लिया हुआ है जो कि इसमें सीरिया में है। तो वो जो पोर्ट है उसकी बहुत अहमियत है। तो मेडिटेरियन की एंट्री के लिए, और इसीलिए बहुत पहले ये मॉन्ट्रियक्स ट्रीटी साइन हुई थी बिटवीन टर्की एंड रशिया। तो टर्की को भी थोड़े इनहिबिशंस हैं, इसीलिए वो नाटो का मेंबर इसीलिए है क्योंकि उनको लगता है कि जॉर्जिया के थ्रू, या पहले आपको याद होगा ये जो सो कॉल्ड बुचारेस्ट 9 नेशंस है, जिसमें सदर्न वाले में रोमानिया और बल्गेरिया हैं, इनका बॉर्डर उसके बाद टर्की के साथ तकरीबन था, तो उधर से भी एक एंट्री थी। तो जिस प्रकार ये लड़ाई हो रही है, मेरे को लगता है, देखिए मेरे को लगता है वेस्ट भी और जेलेंस्की भी और पुतिन भी चाहते हैं ये लड़ाई अब खत्म हो।